चलो आज हम इस क्लास में संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 समूहवाचक संज्ञा। देखो, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम जानते हैं। एक एक करके मैं आपको ये स्पष्ट करा देता हूँ। अगर गौर से देखें तो देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यह स्पष्ट करते समय मैंने यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं और जातिवाचक संज्ञा यह स्पष्ट कराने के लिए 3 उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। देखो कि हिमालय बहुत बड़ा है, हिमालय बहुत बड़ा है, और यहाँ जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? पर्वत बहुत बड़ा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, पुणे की आबादी बढ़ रही है, और यहाँ जातिवाचक संज्ञा में शहर की आबादी बढ़ रही है। गुलाब में महक होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में फूल में महक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि देखो, हिमालय ये जो शब्द है ये किसी वैयक्तिक नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि हिमालय एक ही है, लेकिन पर्वत के बीच में या पर्वत के अंदर में बहुत से पर्वत आते हैं, बहुत से। जैसे कि हिमालय एक है। यहाँ शहर अगर हमने नाम लिया तो शहर का मतलब यह है कि कौन सा शहर, इसका ये पता नहीं चलता है कि वैयक्तिक शहर कौन सा है। इसलिए शहर ये पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन पुणे ये एक ही शहर का नाम है। मतलब पुणे ये शब्द हम उच्चारते हैं तो केवल हमारे सामने पुणे ये शहर आता है। वैसे ही फूल अगर हमने कहा तो कौन सा फूल? सारे जाति के फूल उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन गुलाब ये कहने के बाद हमारे सामने केवल गुलाब आता है। और इस प्रकार इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वैयक्तिक नाम होता है और जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति का बोध उस संज्ञा के अंदर होता है। और इसलिए हम ये परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति का ही बोध होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फर्क ध्यान में आया? फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब वैयक्तिक नाम और जातिवाचक संज्ञा का मतलब पूरे जाति का बोध उसमें होता है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा हमने देखी है। ठीक है, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी के किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें लालच नहीं करना चाहिए। मेरा बचपन इसी शहर में बीता। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मानवता धर्म का पालन करो। देखो, लालच, बचपन, सत्य, अहिंसा, मानवता ये वास्तव में संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इसे देख नहीं पाते या छू नहीं सकते, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है, और इसीलिए लालच, बचपन, सत्य, अहिंसा, मानवता ये सारी की सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा इस प्रकार है: भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, सुंदरता आदि। ठीक है, समझ में आया? अब हम जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ या धातु। ठीक है, परिभाषा हम फिर से देखते हैं। जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ या धातु। ठीक है, अब देखते हैं हम उदाहरण के जरिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है। लोहा काला होता है। लोहा काला होता है। 2, आजकल सोना महंगा हो गया है। तुम दूध में पानी अधिक मिलाते हो। बाजार से गेहूं चावल लाओ। अब देखो कि यहाँ लोहा, सोना, दूध, पानी, गेहूं, चावल ये संज्ञाएं हैं। मतलब ये पदार्थ या धातु का बोध कराती है और इसीलिए ये सारी की सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। बहुत से छात्रों को ऐसा लगता है कि द्रव्य का मतलब पदार्थ, मतलब जैसे पानी है, दूध है, पेट्रोल है, इस प्रकार का द्रव्य है या द्रव है। ये बात नहीं है। यहाँ द्रव्य का मतलब पदार्थ है या कोई भी धातु हो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ लोहा, सोना, पानी, दूध, गेहूं, चावल ये सारी की सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो कि यहाँ हम कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बारे में देखते हैं कि किस किस प्रकार में ये आते हैं, देखते हैं। अब देखो कि धातु का मतलब ये है कि सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये सारी की सारी संज्ञाएं धातु के अंदर आ जाएंगी। रत्न, हम जानते हैं कि हीरा एक रत्न है, मोती, मानिक। ठीक है, वैसे ही खाद्य पदार्थ, मिठाई, हलवा, शक्कर, चाय आदि। अनाज में क्या क्या आता है देखो, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, दाल, आटा आदि। वैसे द्रव्य पदार्थ कौन से देखो, दूध, पानी, तेल, दही, घी। इस प्रकार जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पांचवा प्रकार देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के जरिए हम इसे स्पष्ट कराते हैं कि हमारा दल जीत गया। मैंने हिरणों का झुंड देखा। अब झुंड देखा मतलब यह है कि झुंड का मतलब बहुत से हिरण वहां आए हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा है। मेज पर क्या पड़ा है, चाबियों का गुच्छा। गुच्छा का मतलब यह है कि बहुत सी चाबियां उसके अंदर है। ठीक है, इस प्रकार दल, झुंड, गुच्छा ये सारी की सारी संज्ञाएं कौन सी है, समूहवाचक संज्ञाएं है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण और भी हम देखते हैं, जैसे कि भीड़। भीड़ ये शब्द उच्चारण करने के बाद हमारे सामने काफी लोग आ जाते हैं। मेला, जैसे कि हम उत्सव देखते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं या किसी यात्रा में जाते हैं तो सारे लोग आते हैं, तो वहां मेला है। कक्षा के अंदर सारे के सारे छात्र हैं, मतलब कक्षा ये समूह का बोध कराती है। समिति है, झुंड है, ये सारी की सारी संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है।